हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सार्थक अंकों की पहचान। सार्थक अंकों की पहचान। तो सार्थक अंकों की पहचान कैसे करते हैं ये इसमें आपको बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि यदि किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान कैसे करते हैं, तो इसकी पहचान करने के लिए निम्न बातें जानना जरूरी है। कि इसमें पहला पॉइंट है कि यदि किसी संख्या में एक भी शून्य नहीं है, यदि किसी संख्या में एक भी शून्य नहीं है अर्थात सभी अंक शून्य हैं, तो उस संख्या में जितने भी अंक होंगे सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे यदि कह दिया जाए किसी छड़ की लंबाई 678.25 सेंटीमीटर है। पहले पॉइंट में बताया गया है कि यदि किसी संख्या में कोई भी अंक शून्य नहीं है तो उस संख्या में जितने भी अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि किसी छड़ की लंबाई 678.25 सेंटीमीटर है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। 1 2 3 4 5। इसमें कोई भी शून्य अंक नहीं है, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। ठीक है, तो सार्थक अंकों की संख्या हो गई 5। सार्थक अंकों की संख्या इक्वल 5। अगला है यदि किसी माप में या कह दिया जाए यदि किसी संख्या में एक अथवा एक से अधिक शून्य है, एक अथवा एक से अधिक शून्य है, तो वे शून्य सार्थक अंक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या में एक अथवा एक से अधिक शून्य अंक हैं तो वे शून्यांक सार्थक अंक भी हो सकते हैं और सार्थक अंक नहीं भी हो सकते हैं। इसकी पहचान निम्न तरीके से करते हैं कि इसमें पहला पॉइंट है कि यदि दो सार्थक अंकों के बीच कोई शून्य अंक है, यदि दो सार्थक अंकों के बीच कोई शून्य अंक है तो वो शून्य अंक भी सार्थक अंक होंगे। जैसे उदाहरण के लिए 608.05। पहले पॉइंट इसमें बताया गया कि यदि दो सार्थक अंकों के बीच में कोई शून्य अंक है तो वो शून्य अंक भी सार्थक अंक होंगे। तो जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कोई संख्या लिखी है, किसी छड़ की लंबाई लिखी है या कोई द्रव्यमान लिखा है। ठीक है, किलोग्राम लिख देते हैं कि किसी तुला द्वारा मापा गया किसी वस्तु का द्रव्यमान 608.05 है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सार्थक अंक होंगे 5। पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि किसी माप में यदि किसी संख्या में दो सार्थक अंकों के बीच में या दो अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य अंक है तो वे शून्यांक भी सार्थक अंक होंगे। तो ये दो अशून्य अंक है, इनके बीच में ये शून्य है, तो ये भी सार्थक अंक होंगे। इसलिए सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यदि शून्यांक का प्रयोग या कह दिया जाए शून्य अंक का प्रयोग केवल दशमलव बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया गया हो, यदि किसी संख्या में शून्य का प्रयोग केवल दशमलव बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया गया हो, तो वो शून्यांक सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए कह दिया जाए कि किसी तुला द्वारा किसी पिंड का द्रव्यमान 0.0687 किलोग्राम है, 0.0687 किलोग्राम है। तो ये जो जीरो है ये दशमलव बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया गया है, इसलिए ये सार्थक अंक नहीं होगा। और इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी, सार्थक अंक होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 1 2 3, तो सार्थक अंकों की संख्या आ जाएगी 3। ठीक है, या कह दिया जाए कि जैसे लिखा है 0.06087, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी, इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी
1 2 3 4। अब इसमें ये वाला शून्य होगा क्योंकि पहले पॉइंट में बताया गया कि यदि दो अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य अंक है तो वो सार्थक अंक होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यदि दशमलव बिंदु के बाद कोई शून्य है, यदि दशमलव बिंदु के बाद कोई शून्य है और दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है तो वो शून्य भी सार्थक अंक होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक है, दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक है तथा दशमलव बिंदु के बाद शून्य लिखे हैं या शून्य अंक आता है तो वो शून्यांक भी सार्थक अंक होगा। जैसे उदाहरण के लिए कह दिया जाए कि किसी छड़ की लंबाई 65.06 सेंटीमीटर है, किसी छड़ की लंबाई 65.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें शून्य के पहले एक अशून्य अंक है और शून्य के और दशमलव के पूर्व एक अशून्य अंक है और दशमलव के बाद शून्य, तो ये शून्य भी सार्थक अंक होगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3, इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार यदि लिखा है किसी संख्या में कि 0.6050, ठीक है, मान लेते हैं ये द्रव्यमान है 0.6050 किलोग्राम, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी, इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 1 2 3 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। तो सार्थक अंकों की पहचान कैसे करते हैं फिर समझ लेते हैं कि सार्थक अंकों की पहचान निम्न तरीके से करते हैं। इसके लिए इसमें पहला पॉइंट दिया है कि यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक नहीं है तो वे सभी अंक सार्थक अंक होंगे। यदि किसी संख्या में शून्य अंक नहीं है तो वे सभी अंक सार्थक अंक होंगे। जैसे ये किसी छड़ की लंबाई मान लेते हैं 678.25 सेंटीमीटर, तो इसमें कोई भी शून्य अंक नहीं है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। दूसरा पॉइंट है यदि किसी संख्या में एक अथवा एक से अधिक शून्य है तो वे शून्य सार्थक अंक हो भी सकते हैं और सार्थक अंक नहीं भी हो सकते हैं। तो इसकी पहचान करने के लिए निम्न बातों का जानना जरूरी है, जिसमें पहला पॉइंट है कि यदि दो सार्थक अंकों के बीच में, यदि दो सार्थक अंकों के बीच में यदि दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य है, यदि दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य है तो वो शून्य अंक भी सार्थक अंक होंगे। जैसे इसमें 608.05 में ये दोनों अशून्य अंक है और इनके बीच में शून्य है, तो ये दोनों शून्य भी सार्थक अंक होंगे, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। यदि किसी संख्या में शून्य का प्रयोग दशमलव बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है तो वो शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे इसमें लिखा है 0.0687, मान लेते हैं किसी तुला द्वारा किसी पिंड का द्रव्यमान 0.0687 किलोग्राम है, तब सार्थक अंक होंगे इसमें 1 2 3, क्योंकि ये जो शून्य अंक है वो दशमलव बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला है कि यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के बाद यदि कोई शून्य अंक है तो वे सभी शून्य तथा अशून्य अंक, यह कह दिया जाए, इसमें कह दिया जाए कि वो जो शून्य अंक होगा वो भी सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी, ये दशमलव बिंदु के पूर्व ये अशून्य अंक है, इसके बाद शून्य अंक आता है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 1 2 3। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक है, दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक है तो उसके बाद जितने भी शून्य तथा अशून्य अंक होंगे वे सभी सार्थक अंक होंगे। तो जैसे इसमें दशमलव बिंदु के पूर्व ये अशून्य अंक है और इसके बाद ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5।
ठीक है। तो इस तरीके से सार्थक अंकों की पहचान करते हैं, ठीक है। तो किसी भी माप में या कई मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कह दिया जाए उनमें सार्थक अंकों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में उसके अंक, या कह दिया जाए उसकी जो यथार्थता होगी वो मूल संख्या की यथार्थता से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे इसलिए जो बेकार के जिनके हम मान नहीं जानते हैं किसी, जैसे एक उदाहरण के लिए कह दिया जाए, समझते हैं कि किसी छड़ की लंबाई 6.78 सेंटीमीटर है, 6.78 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो 8 के बाद जितने भी अंक होंगे, या कह दिया जाए हमें ये जैसे, ठीक है, तो 8 के बाद जितने भी अंक हैं वे हमें नहीं पता है, ठीक है। तो कई बातों को याद रखना चाहिए, जैसे कि कह दिया जाए कि जो अंक जैसे हमें छोड़ने हैं, जो अंक निरर्थक हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ते समय निम्न बातों का याद रखना चाहिए कि पहला है कि यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक, यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे लिखा हो 3.454, यदि कोई संख्या दी गई हो 3.454, तो हमें इसमें केवल 3 अंक लेने हो और 4 को छोड़ना है। तो ये जो 4 है वो 5 से कम है, ठीक है, वो 5 से कम है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसमें लिख देंगे 3.45, ठीक है। यदि किसी संख्या में छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से बड़ा है, जैसे लिख दिया जाए 3.458, 3.458, ये कोई संख्या लिखी गई है। तो यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से बड़ा है तो उसके पूर्व वाले अंक में, ठीक है, उसके पूर्व वाले अंक में 1 जोड़ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3.45, ठीक है। यदि छोड़े गए अंकों में अंतिम अंक 5 है, यदि छोड़े गए अंकों में अंतिम अंक 5 है और उसके पूर्व कोई सम अंक है, ठीक है, उसके पूर्व कोई सम अंक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते और उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे लिख दिया जाए 3.445, ठीक है। इस 5 को छोड़ना है, ठीक है, तो इसके पूर्व ये सम अंक है, जो 4 है इसके पूर्व ये सम अंक है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 3.44, ये संख्या होगी। अब यदि छोड़े गए अंकों में अंतिम अंक 5 है और उसके पूर्व कोई विषम अंक है, तो उसके पूर्व वाले अंक में या लास्ट वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी हो 3.455, ये संख्या लिखी है, तो इस 5 को छोड़ना है और इसके पूर्व ये विषम संख्या है, ये 5 ये विषम अंक है, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 3.46, 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.46। तो इन बातों को याद रखना है कि पहले क्या करना है, यदि छोड़े गए अंकों में अंतिम अंक 5 से कम है, 5 से कम है, तो उस संख्या को कोई परिवर्तन नहीं करते, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो हो जाएगा 3.45। ये जो 4 है ये 5 से कम है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। यदि 5 से अधिक है तो 1 जोड़ देते हैं, तो इसमें
सॉरी इसमें 3.46 आएगा। ठीक है, ये जो अंक है ये 5 से बड़ा है, इसलिए इसके पूर्व वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, तो आ गया 3.46। यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है, प्रथम अंक 5 है और उसके पूर्व यदि कोई सम अंक है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे जो कहते हो लिख देते हैं, तो आ जाएगा 3.44। यदि किसी संख्या में अंतिम अंक 5 है और उसके पूर्व कोई विषम अंक है तो उसके पूर्व वाले अंक में या विषम अंक में 1 जोड़कर लिखते हैं। तो ये अंतिम अंक 5 है और इसके पूर्व ये एक विषम अंक है, जो 5 है वो विषम अंक है, इसलिए इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.46। ठीक है, अगला है जोड़ते अथवा घटाते समय सार्थक अंकों को किस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय, विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में जितने अंक हो केवल उतने ही अंक रखने चाहिए। विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय जितने सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या जितनी हो उतने ही अंक रखने चाहिए, बाकी सभी अंकों को छोड़ देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः हैं 2.7 सेंटीमीटर, दूसरी छड़ की लंबाई है 1.344 सेंटीमीटर और अगली कोई छड़ है जिसकी लंबाई है 0.177 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन्हें जोड़ना है, तो इसे किस प्रकार जोड़ेंगे। अब देखो इसमें जो 7 के आगे वाले अंक है ये हमको पता नहीं है और 7 के आगे वाले अंकों में ये 4 4 और ये सब जोड़ेंगे तो हमें जो योगफल प्राप्त होगा वो भी अज्ञात होगा। ठीक है, तो अज्ञात है तो इसलिए क्या करते हैं कि इनको छोड़ देते हैं। जो सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप होती है उतने ही अंक जो है रखते हैं। ठीक है, योगफल अथवा जोड़ते घटाते समय उतने ही अंक रखते हैं। तो इन तीनों को जैसे जोड़ना है तो इसमें सबसे कम सार्थक अंकों वाली जैसे साधारण तरीके से जोड़े तो आएगा 2.7 धन 1.344 0.1778, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 8 7 4 11 7 4 11 1 12 7 3 10 10 2 12.21314 ये आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें नहीं रखना है, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इन मापों को जोड़ना है अथवा घटाना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 2 ही लेंगे और इस माप में भी सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 लेंगे। ठीक है, तो ये है 2.7 धन, इसमें केवल 2 सार्थक अंक लेंगे तो 1.344 है, तो ये दोनों अंक छोड़ने हैं और ये दोनों अंक ये जो है 5 से कम है, 5 से कम है तो इसलिए इसको लिख देंगे 1.3। ठीक है, इतने इसमें भी केवल 2 सार्थक अंक लेंगे और इसमें भी केवल 2 सार्थक अंक लेंगे। ठीक है, ये जो 7 है वो 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 0.2। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7 3 10 10 2 12 2 1 3 3 1 4 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके जो बाद वाले अंक हैं ये अज्ञात हैं तो इनको जो है छोड़ देते हैं, जैसे में 2 1 8 6 इसी प्रकार घटाते समय भी करते हैं। ठीक है, यदि कोई संख्या 10 की घात में लिखी है, यदि कोई संख्या 10 की घात में लिखी है तो पहले उनकी घातों को बराबर कर लेते हैं, इसके बाद उन्हें जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसी प्रकार घटाते समय भी करते हैं। ठीक है, अगला है विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करते समय गुणनफल एवं भागफल में केवल उतने ही अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप हो, जितनी की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप हो। जैसे कि उदाहरण के लिए कह दिया जाए कि किसी छड़ की लंबाई 1.3
या किसी चादर की जो लंबाई है वो 1.3 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। आयताकार शीट है, लंबाई 1.3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.3 गुणित 1.12 गुणा करो तो 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 दो 15 और 13 कम 13, 13 1 14। तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ये आया 1.456 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने बताया कि गुणनफल एवं भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने जो कि यह कह दिया जाए दी गई मापों में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हो। तो इसमें सार्थक अंक 2 हैं, इसमें सार्थक अंक 3 है। तो गुणनफल में भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो इसमें केवल 2 सार्थक अंक लेंगे। ठीक है, जो लास्ट का अंक है वो 5 है, इसमें 2 सार्थक अंक लेने चाहिए केवल। तो इसमें जो लास्ट का अंक है वो 5 है, 5 और 6 को छोड़ना है। तो ये 5 है, ये इसके पहले ये एक सम अंक है। जब सम अंक है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको लिख देंगे 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना कि ये लिखेंगे। ठीक है, गुणनफल में केवल ये लिखेंगे कि 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आज का ये जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे और जो है आप लोगों के व्हाट्सएप में नोट्स भेजे जाएंगे। ठीक है, तो उनको आप अपनी कॉपी में जो है अच्छी सी कॉपी बनाइए और उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल की एक अलग कॉपी बना लीजिए। तो उसमें कल से न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।